साम्राज्यवादी आक्रमणकारी कभी भी वीर वियतनामी लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। हो ची मिन्ह। मैं इन पंक्तियों को लिखने के लिए नववर्ष की छोटी छुट्टियों का लाभ उठा रहा हूं। अन्य लोगों की तुलना में हम वियतनामी लोग अधिक भाग्यशाली हैं। हमारे मित्र चीनी और कोरियाई लोगों की तरह हम हर साल 2 नए साल के त्योहार मनाते हैं। एक नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और 1 जनवरी को पड़ता है। उस दिन, जो आधिकारिक नव वर्ष दिवस होता है, केवल सरकारी कार्यालय एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। एक और नव वर्ष दिवस टेट चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और इस वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह के दिन पड़ता है। लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह पारंपरिक नव वर्ष दिवस आमतौर पर शांति काल में 3 से 7 दिनों तक चलता है। हमारे देश में वसंत जनवरी के पहले दिनों में शुरू होता है। इस समय हर जगह शानदार वसंत ऋतु का मौसम है। सूरज की चमकती किरणें अपने साथ खुशनुमा और स्वस्थ जीवन लेकर आती हैं। एक विशाल हरे कालीन की तरह युवा चावल के पौधे खेतों को ढांक लेते हैं, जो आने वाली भरपूर फसल का संकेत देते हैं। सदाबहार झाड़ियों में पक्षी खुशी से चहचहाते हैं। यहाँ सर्दी कुछ ही दिनों तक रहती है और शायद ही कभी थर्मामीटर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर गिरता है। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है, आमतौर पर यह हमारे सभी लोगों के लिए अज्ञात है। पहले टेट त्योहार के दौरान महलों के प्रवेश द्वारों और छोटी छोटी झोपड़ियों पर लाल कागज पर लिखी तस्वीरें और शुभकामनाएं चिपकी हुई दिखाई देती थीं। आज इन शुभकामनाओं और तस्वीरों की जगह संघर्ष और श्रम का आह्वान करने वाले नारे लगे हैं, जैसे सशस्त्र संघर्ष, उत्पादन और आर्थिक विकास के लिए अनुकरणीय आंदोलन को तेज करें, प्रतिरोध का युद्ध जीतेगा, नौकरशाही, भ्रष्टाचार और बर्बादी का मुकाबला करें, राष्ट्रीय निर्माण निश्चित रूप से सफल होगा। टेट त्योहार के दौरान लोग अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहनते हैं। हर परिवार में सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है। पैतृक वेदियों के सामने धार्मिक सेवाएं की जाती हैं। शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सगे संबंधी आपस में मिलते हैं। बड़े लोग बच्चों को उपहार देते हैं, नागरिक सैनिकों को उपहार भेजते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि यह एक वसंत उत्सव है। वियतनाम की स्थिति बताने से पहले मैं आपको और हमारे सभी साथियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। हमलावरों के बीच मिलीभगत 1951 में वियतनाम की स्थिति की समीक्षा करें। अक्टूबर 1950 में चीन वियतनाम सीमा अभियान में अपनी पराजय के बाद, जो कि उनके औपनिवेशिक युद्धों के पूरे इतिहास में उनकी अब तक की सबसे बड़ी पराजय थी, जिसमें उन्हें एक ही समय में 5 प्रांतों काओ बांग, लांग सोन, लाओकैट, थाई गुयेन और होआ बिन्ह को खोना पड़ा। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वर्ष 1951 की शुरुआत जनरल डी लात्रे डी तासिग्नी को वियतनाम भेजने के साथ की। उन्होंने पूर्ण युद्ध का सहारा लिया। उनका पैतरा बाओ दाई कठपुतली सरकार को मजबूत करना, कठपुतली सैनिकों को संगठित करना और जासूसी गतिविधियों को दोगुना करना था। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के चारों ओर 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी नो मैंस लैंड स्थापित की और 2300 बंकरों के नेटवर्क द्वारा रेड रिवर डेल्टा को मजबूत किया। उन्होंने हमारे पीछे के हिस्से में सफाई अभियान को आगे बढ़ाया, हमारे देशवासियों को मारकर, हमारे ग्रामीण इलाकों को तबाह करके, हमारे चावल के खेतों को जलाकर, हमारे जनशक्ति और संभावित संसाधनों के विनाश और व्यापक विनाश की नीति लागू की। एक शब्द में, उन्होंने वियतनामी लोगों से लड़ने और युद्ध के माध्यम से युद्ध को बढ़ावा देने की नीति का पालन किया। अपने आकाओं, अमेरिकी हस्तक्षेपवादियों के आदेश पर और उनकी सहायता से ही फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने उपर्युक्त कार्य किए। वियतनाम में रहने वाले पहले अमेरिकियों में निश्चित रूप से फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में एक काफी प्रसिद्ध जासूस डोनाल्ड हीट, कठपुतली सरकार के राजदूत और अमेरिकी सैन्य मिशन के प्रमुख जनरल हैं। सितंबर 1951 में डे लात्रे डे तासिनी अपनी रिपोर्ट देने और सहायता की याचना करने वाशिंगटन गए। अक्टूबर में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कोलिंस फ्रांसीसी अभियान दल और कठपुतली सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए वियतनाम आए। अपने अमेरिकी आकाओं को ये दिखाने के लिए कि अमेरिकी सहायता का उपयोग वर्तमान में और भविष्य में भी सार्थक तरीके से किया जाता है, नवंबर में डे लात्रे डे तासगिनी ने होआ बिन्ह प्रांत के मुख्य शहर पर हमला किया। इस गोलीबारी हमले का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस और दुनिया भर में प्रतिक्रियावादी प्रेस ने इस पर जोरदार टिप्पणी की। वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने दुश्मन सैनिकों के भारी बहुमत को 2 खंभों के बीच कसकर पकड़ लिया और उनका सफाया कर दिया। लेकिन इससे डे लात्रे डे तासगिनी और उनके गुर्गों को ये शोर मचाने से नहीं रोका जा सका कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिकियों ने फ्रांस को पैसे और हथियार मुहैया कराए थे। उदाहरण के लिए, हमारे सैनिकों द्वारा पकड़े गए 85% हथियार, युद्ध सामग्री और यहां तक कि डिब्बाबंद भोजन पर मेड इन यूएसए का लेबल लगा हुआ था।
जून 1950 के बाद से यह सहायता और भी तेजी से बढ़ गई थी, जब अमेरिका ने कोरिया में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी आक्रमणकारियों को अमेरिकी सहायता में हवाई जहाज, नावें, ट्रक, सैन्य उपकरण, नेपलम बम आदि शामिल थे। इस बीच अमेरिकियों ने फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों को कठपुतली सैनिकों की 4 टुकड़ियों के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया, जिसमें प्रत्येक पक्ष को आधा खर्च उठाना था। बेशक फ्रांसीसी और अमेरिकी हमलावरों और कठपुतली गुट के बीच यह मिलीभगत विरोधाभासों और विवादों से भरी हुई थी। फ्रांसीसी उपनिवेशवादी अब दुविधा में फंस गए हैं, या तो उन्हें अमेरिकी सहायता मिले और फिर उनके स्थान पर उनके अमेरिकी मित्र आ जाएं, या फिर उन्हें कुछ भी न मिले और फिर वियतनामी लोगों द्वारा पराजित हो जाएं। अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में युवाओं को दबाव में लेकर कठपुतली सेना का गठन करना भूख लगने पर बम निगलने के समान होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आखिरकार बम अंदर ही फट जाएगा। हालांकि इस आधार पर सेना का गठन न करना दुश्मन के लिए तत्काल मौत का मतलब होगा, क्योंकि फ्रांसीसी रणनीतिकारों को भी यह स्वीकार करना होगा कि फ्रांसीसी अभियान दल लगातार कम होता जा रहा है और टूटने के कगार पर है। इसके अलावा अमेरिकी सहायता के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई जाती है। दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्रों में फ्रांसीसी पूंजीवाद को अमेरिकी पूंजीवाद ने किनारे कर दिया है। पेट्रोलियम ऑयल कॉरपोरेशन, कैल्टेक्स ऑयल कॉरपोरेशन, बेथलेम स्टील कॉरपोरेशन, फ्लोरिड फॉस्फेट कॉरपोरेशन और अन्य जैसी अमेरिकी संस्थाएं हमारे देश के रबर, अयस्कों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार करती हैं। अमेरिकी माल बाजार में छा जाता है। फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादी प्रेस, विशेष रूप से ले मोंडे, को दुख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि फ्रांसीसी पूंजीवाद अब अमेरिकी पूंजीवाद का स्थान ले रहा है। अमेरिकी हस्तक्षेपवादियों ने फ्रांसीसी हमलावरों और वियतनामी कठपुतलियों को पोषित किया है, लेकिन वियतनामी लोग किसी को भी उन्हें गुमराह करने और गुलाम बनाने की इजाजत नहीं देते हैं। जनता का चीन हमारा करीबी पड़ोसी है। उसका शानदार उदाहरण हमें बहुत प्रेरणा देता है। कुछ समय पहले ही चीनी लोगों ने अमेरिकी साम्राज्यवादियों को हराया था और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। बदनाम चियांग काई शेक को चीनी मुख्य भूमि से खदेड़ दिया गया, हालांकि वह स्थानीय बाओदाई से ज्यादा चालाक है। क्या अमेरिकी हस्तक्षेपवादी, जिन्हें चीन से बाहर निकाल दिया गया था और जो अब कोरिया में भारी हार का सामना कर रहे हैं, वियतनाम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? बेशक नहीं। अमेरिकी हस्तक्षेपवादियों के जघन्य अपराध युद्ध के मैदान में पराजित होने के बाद फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने निहत्थे लोगों पर जवाबी हमला किया और घिनौने अपराध किए। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दुश्मन के नियंत्रण वाले इलाकों में हर जगह की तरह 15 अक्टूबर 1951 को हारडोंग में भी फ्रांसीसी सैनिकों ने सड़कों पर भी युवाओं पर हमला किया और उन्हें कठपुतली सेना में शामिल कर लिया। और हर जगह की तरह लोगों ने इस तरह के कृत्यों का विरोध किया। 3 युवा लड़कियां पकड़े गए युवाओं से भरे ट्रकों के सामने सड़क के उस पार एक पंक्ति में खड़ी थी ताकि उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेजे जाने से रोका जा सके। ये साहसी कार्य नायिका रेमंडे डेनके के योग्य थे। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने इंजन को तेज किया और एक पल में हमारे 3 युवा देशभक्तों को कुचल दिया गया। एक फ्रांसीसी देशभक्त रेमंडे डेन फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं। 13 फरवरी 1950 को उन्होंने इंडो चीन में वियतनामी लोगों से लड़ने के लिए फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के लिए हथियार और टैंक ले जाने वाली ट्रेन की आवाजाही को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट गईं। उन्हें एक फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादी अदालत ने 1 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन जनमत के दबाव और जनता द्वारा चलाए गए संघर्ष के कारण फ्रांसीसी सरकार को नवंबर 1950 में उनकी सजा समाप्त होने से पहले उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर 1951 में आक्रमणकारियों ने थाई बिन्ह प्रांत में बड़े पैमाने पर हमला किया। उन्होंने 16,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया, जिनमें से ज्यादातर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, और उन्हें कांटेदार तारों से घिरे एक फुटबॉल मैदान में बंद कर दिया और सैनिकों और कुत्तों द्वारा निगरानी की गई। 4 दिनों तक बंदी धूप और बारिश में खुले में रहे, घुटनों तक कीचड़ में धंसे रहे। उन्हें न तो खाना मिला और न ही पीने का पानी। उनमें से 300 से ज्यादा लोग थकावट और बीमारी से मर गए। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों ने बंदियों के लिए खाना लाया था, उनके साथ बदसलूकी की गई और खाने को कीचड़ में फेंक दिया गया और पैरों तले रौंद दिया गया। पीड़ितों की जान बचाने की कोशिश कर रहे 70 वर्षीय सर्जन श्री फाक को मौके पर ही गोली मार दी गई। साथ ही कई गर्भवती महिलाओं को भी गोली मार दी गई। इन बर्बर कृत्यों से क्रोधित होकर शहर के लोगों ने हड़ताल कर दी और बंदियों की मदद करने के तरीके और साधन खोजे। लोगों के दृढ़ संकल्प ने फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों को भोजन को अंदर जाने देने के लिए मजबूर किया, लेकिन फ्रांसीसी अभियान दल के कर्नल चाटन के आदेश पर इसे यूएसए से दान घोषित कर दिया गया।
38 अक्टूबर 1951 को हाकोई के 27 वर्षीय ले वैन लैम, एक कठपुतली सैनिक जिसे डोसोन में एक बूढ़े मछुआरे ने डूबने से बचाया था, ने होश में आने के बाद कहा, 37 अक्टूबर को फ्रांसीसी ने मुझे और साथ ही 100 अन्य घायल लोगों को एक स्टीमर पर चढ़ाया, ये कहते हुए कि वे हमें चिकित्सा के लिए साइगोन भेज देंगे। रात में जब जहाज रवाना होने वाला था, उन्होंने हमें एक एक करके पानी में फेंक दिया। सौभाग्य से मैं तैरती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा छीनने में कामयाब रहा और तैरकर जमीन पर आ गया। जब मुझे बचाया गया तो मैं बेहोश था। नीचे 35 नवंबर 1951 को टूका में पकड़े गए फ्रांसीसी कैप्टन चौबट का कबूलनामा है। फ्रांसीसी हाई कमांड ने हमें इस क्षेत्र को रेगिस्तान में बदलने के लिए सब कुछ नष्ट करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, इस आदेश का अक्षरशः पालन किया गया। घरों को जला दिया गया, जानवरों और मुर्गियों को मार दिया गया, बगीचों और पौधों और पेड़ों को काट दिया गया, चावल के खेतों और फसलों को आग लगा दी गई। कई दिनों तक आसमान में काला धुआं छाया रहा और फ्रांसीसी सैनिकों को छोड़कर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। यह आग 25 नवंबर तक जारी रही, जब वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने अप्रत्याशित रूप से हमला किया और हमारी यूनिट को नष्ट कर दिया। ऊपर उद्धृत उदाहरणों की संख्या हजारों में है और वे फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों और अमेरिकी हस्तक्षेपवादियों की सभ्यता के सार को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा दर्ज उपलब्धियां 1951 में वियतनामी लोगों ने एक बड़ी छलांग लगाई। राजनीतिक क्षेत्र में वियतनाम वर्कर्स पार्टी की स्थापना, वियत मिन्ह और लिएन वियत का एकीकरण, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के लिए कार्य समिति की स्थापना ने एकता को बहुत मजबूत किया और वियतनामी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने अपने साझा लक्ष्य यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को साकार करने के लिए आम दुश्मनों फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों और अमेरिकी हस्तक्षेपवादियों के खिलाफ संघर्ष में तीन भाई देशों के बीच गठबंधन को मजबूत किया। इस प्रकार हम दुश्मन की फूट डालो और राज करो की नीति को विफल करने में सफल रहे। आर्थिक क्षेत्र में वियतनाम का राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया गया है, हमारे वित्त को केंद्रीकृत और एकीकृत पर्यवेक्षण के अधीन रखा गया है तथा संचार को पुनर्गठित किया गया है। पहले हम दुश्मन की बढ़त को रोकने के लिए सड़कें तोड़ते थे, अब हम दुश्मन को जल्दी परास्त करने के लिए उनकी मरम्मत करते हैं। पहले हम सड़कों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते थे, अब हमें उन्हें ठीक करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम अपना काम काफी तेजी से पूरा करने में कामयाब रहे हैं। यह एक कठिन काम है, खासकर तब जब हमारे पास मशीनें नहीं हैं। हालांकि हमारे लोगों के उत्साह और त्याग की भावना की बदौलत ये काम पूरा हो गया। दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए ये काम रात में घुटनों तक पानी में काम करने वाले मजदूरों ने किया। तेज मशालों की रोशनी में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और युवा सड़कों के बीच की खाई को भरने के लिए मिट्टी खोदते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पेड़ काटते हैं और पुल बनाते हैं। किसी भी अन्य काम की तरह यहाँ भी मजदूरों का उत्साह प्रतिस्पर्धा की वजह से जगाया गया। मुझे यकीन है कि आप 60 से 80 साल के बुजुर्ग स्वयंसेवकों की टीमों को युवा कार्यकर्ताओं की टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुक्त क्षेत्र में अधिकांश काम रात में होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, गृहिणियां बाजार जाती हैं और गुरिल्ला दुश्मन पर हमला करने जाते हैं। कृषि कर के विस्तार में बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। पहले किसानों को विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करने तथा अन्य अनेक योगदान करने के लिए बाध्य किया जाता था, अब उन्हें केवल एक समान कर देना होता है। जिन परिवारों का उत्पादन प्रति वर्ष 60 किलोग्राम से अधिक धान नहीं होता, उन्हें कर से छूट दी जाती है। जो परिवार अधिक मात्रा में फसल काटते हैं, उन्हें क्रमिक कर देना होता है। सामान्यतः भुगतान किए जाने वाले कर वार्षिक उत्पादन के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होते। समय पर कर वसूलने के लिए पार्टी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा तथा सरकार ने राजनीतिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से नए कर की जांच करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संगठित किया है। अपने अध्ययन के पश्चात ये कार्यकर्ता देहात में जाते हैं तथा किसानों के साथ विचार विमर्श करने तथा उन्हें नई कर नीति समझाने के लिए वार्ताएं तथा बैठकें करते हैं। इस प्रारंभिक अवधि के बाद दोनों लिंगों के किसान प्रशासन और विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी एक समिति नियुक्त करते हैं, जिसका कर्तव्य प्रत्येक घर के उत्पादन का अनुमान लगाना और कांग्रेस द्वारा अनुमोदन के बाद भुगतान की जाने वाली दर तय करना होता है, जिसमें सभी किसान भाग लेते हैं। इस सुधार का जनता द्वारा स्वागत किया गया तथा कर संग्रह में उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। उत्पादन बढ़ाने के आंदोलन के साथ साथ कृषि कर की स्थापना की गई है। वर्तमान में सरकार के पास सैनिकों और श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों का पर्याप्त भंडार है। इस प्रकार हमने दुश्मन की उस चालाक साजिश को विफल कर दिया है, जिसमें वह हमें घेर कर भूखों मरने पर मजबूर करना चाहता था।
जहां तक जन शिक्षा का सवाल है, 1951 में हमने सार्थक परिणाम हासिल किए। हालांकि युद्ध के कारण कई कठिनाइयां पैदा हुई, जैसे कि स्कूल की जगह बार बार बदलना, रात के समय स्कूल चलाना, स्कूल की जरूरतों का अभाव। फिर भी स्कूलों की संख्या 1950 में 2712 से बढ़कर 1951 में 3591 हो गई और इनमें क्रमशः 293, 256 और 411,038 छात्र उपस्थित थे। दक्षिण वियतनाम में स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। वहां हर जगह मुक्त क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे अपनी कक्षाओं में जाते हैं, वास्तव में वहां केवल एकल कक्षाएं हैं और इस शब्द के सख्त अर्थ में स्कूल नहीं है, उसी सतर्कता के साथ जैसे उनके पिता और भाई गुरिल्ला लड़ाई में दिखाते हैं। इसके बावजूद वर्तमान में दक्षिण वियतनाम में 3332 कक्षाएं हैं, जिनमें 111,700 छात्र पढ़ते हैं। निरक्षरता का उन्मूलन सक्रिय रूप से किया जा रहा है। 1951 की पहली छमाही में जोन 3, जोन वी और वियत बेक जोन में 324,000 लोग निरक्षरता से मुक्त हुए और 350,000 अन्य लोगों ने सीखना शुरू किया। इसी अवधि के दौरान 53 गांवों और 3 जिलों, एक जिले में 5 से 10 गांव होते हैं, में निरक्षरता का सफाया किया गया। जन संगठनों ने 837 कक्षाएं खोली, जिनमें 9,800 सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। पार्टी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, सरकार, जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर और सेना ने समय समय पर अल्पकालिक राजनीतिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, लगभग एक सप्ताह, खोले हैं। संक्षेप में, जन शिक्षा के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास और सुदृढ़ीकरण। 1951 में वियतनामी लोगों और विदेशी देशों के बीच संबंध विकसित और मजबूत हुए। 1951 में पहली बार वियतनामी लोगों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने महान पीपुल्स चीन और वीर कोरिया का दौरा किया। इन यात्राओं के माध्यम से हमारे तीनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता और मजबूत हुई है। बर्लिन में युवा महोत्सव में भाग लेने वाले वियतनामी युवाओं का प्रतिनिधिमंडल, वार्सो में विश्व व्यापार संघ की कांग्रेस में भाग लेने वाले वियतनाम जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर का प्रतिनिधिमंडल और वियना में विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रतिनिधिमंडल आत्मविश्वास और उत्साह से भरा हुआ वियतनाम लौट आया है। विभिन्न बैठकों और प्रेस में इन प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने वियतनामी लोगों को बताया कि उन्होंने लोगों के लोकतंत्र में जो जबरदस्त प्रगति देखी है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे वियतनामी लोगों के लिए भाई देशों द्वारा दिखाई गई गर्मजोशी भरी मित्रता के बारे में बताया। जिन प्रतिनिधियों को सोवियत संघ का दौरा करने का मौका मिला, वे बहुत खुश हैं क्योंकि वे हमें समाजवाद की महान विजय और सोवियत लोगों की बढ़ती खुशी के बारे में बता सकते हैं। युवा महोत्सव से लौटने पर एक युवा महिला कार्यकर्ता त्रुओंग थी शिन ने कहा, सोवियत संघ के युवाओं ने उनके महान देश में हमारे प्रवास के दौरान हमारा बहुत स्नेहपूर्वक स्वागत किया। इन प्रतिनिधियों द्वारा की गई वार्ताएं जीवंत सबक हैं जो अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वियतनाम में शांति, वियतनाम से विदेशी सेनाएं वापस बुलाएं। ये दावे वियना में आयोजित विश्व शांति परिषद के पूर्ण सत्र द्वारा पारित प्रस्ताव में किए गए थे, जिन दावों ने वियतनामी लोगों में बहुत उत्साह दिया है। हस्तक्षेप करने वालों को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछला वर्ष हमारी पीपुल्स आर्मी के लिए शानदार जीत का वर्ष था और आक्रमणकारियों के लिए लोगों और सामग्रियों की भारी हार और हानि का वर्ष था। अधूरे आंकड़ों के अनुसार और अक्टूबर 1950 में चीन वियतनाम सीमा अभियान को छोड़कर, जिसके दौरान फ्रांसीसी सेना ने 7,000 से अधिक लोगों को खो दिया, समाप्त और कब्जा कर लिया गया। 1951 में दुश्मन ने 37,700 अधिकारियों और पुरुषों को खो दिया, युद्धबंदियों सहित। वह पिछले साल जनवरी में विन्हियन फू कियान अभियान, उत्तरी वियतनाम को कभी नहीं भूलेंगे, जिसके दौरान उन्हें वियतनाम पीपुल्स आर्मी से घातक झटका मिला था। वह उत्तर वियतनाम में क्वांग यन, सड़क नंबर 18, निन्ह बिन्ह, फूली और नगियालो के रणनीतिक बिंदुओं को नहीं भूलेंगे, जहां हमारे बहादुर सेनानियों ने उन्हें मार्च, मई, जून और सितंबर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। वियतनाम के उत्तर, मध्य और दक्षिण में काम करने वाले हमारे वीर मिलिशिया और गुरिल्लाओं ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। फ्रांसीसियों द्वारा शुरू किए गए आक्रामक युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक उनके अभियान दल ने 170,000 लोगों को खो दिया है, मारे गए, घायल हुए और पकड़े गए, जबकि वियतनामी नियमित सेना और गुरिल्ला इकाइयां और भी मजबूत होती गई हैं। गुरिल्ला युद्ध अब दुश्मन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तीव्र और विस्तारित हो रहा है, खासकर रेड रिवर डेल्टा में। हमारे गुरिल्ला खास तौर पर बागग्यान, बाक निन्ह, हान नाम, निन्ह बिन्ह, हा डोन, हन येन और थाई बिन्ह प्रांतों में सक्रिय हैं। नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं। अक्टूबर 1951 की शुरुआत में 14 दुश्मन रेजिमेंटों ने दुयेन हा, हंग नहान और तेन हंग जिलों में बड़े पैमाने पर छापा मारा।
1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक हमारे गुरिल्लाओं ने हिंसक लड़ाई लड़ी। 3 बिंदुओं कांगो, एन माई और एन बिन में 500 फ्रांसीसी सैनिकों का सफाया कर दिया गया। ये सभी जीत हमारे सैनिकों और गुरिल्लाओं की वीरता और पूरे वियतनामी लोगों के बलिदान के कारण थी। प्रत्येक अभियान में दोनों लिंगों के दसियों हजार स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने सैनिकों की मदद की। एक नियम के रूप में वे बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते थे, बारिश में, कीचड़ भरे और खड़ी पहाड़ी रास्तों पर, आदि। हजारों देशभक्तों ने दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों को छोड़कर उपर्युक्त कार्य में भाग लिया है। यहाँ ये बताना उचित होगा कि युवाओं ने कई शॉक यूनिट्स की स्थापना की है। निम्नलिखित उदाहरण हमारे लोगों की महान देशभक्ति और पहल को स्पष्ट करेगा। होआ बिन्ह अभियान में हमारी सेना को लो नदी पार करनी थी। फ्रांसीसी सैनिक दाहिने किनारे पर तैनात थे, जबकि उनकी नावें लगातार नदी पर गश्त लगाती रहती थीं। ऐसी परिस्थितियों में दुश्मन की नज़र में आए बिना नदी पार करना कैसे संभव था? लेकिन स्थानीय लोगों ने रास्ता निकाल लिया। लो नदी से करीब दर्जन भर किलोमीटर दूर एक इलाके में उन्होंने बड़ी संख्या में नावें मंगवाईं और उन्हें घुमावदार रास्तों से होते हुए तय समय पर तय जगह पर ले गए। जैसे ही हमारे सैनिकों ने नदी पार की, स्थानीय लोगों ने अपनी नावें वापस ले ली ताकि गोपनीयता बनी रहे और दुश्मन के हवाई हमलों से बचा जा सके। यहाँ मैं उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सैनिकों को प्रायोजित करती हैं। उनमें से ज्यादातर बूढ़ी किसान हैं, कई के नाती नातिन हैं। वे हमारे अधिकारियों और जवानों की मदद करती हैं और घायलों की देखभाल ऐसे करती हैं जैसे वे उनके अपने बेटे हों। हमारे जीवन की रक्षा करने वाली देवियों की तरह वे हमारे उन लड़ाकों की देखभाल करती हैं जो दुश्मन के नियंत्रण वाले इलाकों में काम करते हैं। उनके कामों का बहुत सम्मान और सराहना की जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों को फ्रांसीसी अभियान दल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कठपुतली सेना स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन ये दुश्मन के लिए एक खतरनाक तरीका है। पहला, हर जगह दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्रों में जनता दुश्मन के हमलों और युवाओं को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर करने के खिलाफ संघर्ष करती है। दूसरा, इस तरह से लामबंद हुए लोगों ने तोड़फोड़ की कार्रवाइयों का सहारा लिया है। एक उदाहरण लें, एक बार टोकिंग के क्विस्लिंग गवर्नर ने खुद को युवाओं का बुजुर्ग बताते हुए नामदेन में द्वितीय डिग्री के अधिकारियों के प्रशिक्षण स्कूल का दौरा किया। ये खबर सुनते ही कैडेटों ने उनके सम्मान में एक गरिमापूर्ण स्वागत की तैयारी की और स्कूल की दीवार पर नारे लिखे, बाओदाई मुर्दाबाद, कठपुतली गिरोह मुर्दाबाद, जबकि शौचालय को बाओदाई का नाम दिया गया था। इस यात्रा के दौरान कैडेटों ने इतना शोर मचाया कि गवर्नर बोल नहीं पाए। उन्होंने उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे, प्रिय बुजुर्ग, आप हमें फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के लिए तोप के चारे के रूप में क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? कैडेटों के एक समूह ने उन्हें पीटने का विचार किया, लेकिन वह किसी तरह एक दयनीय कुत्ते की तरह फ्रांसीसी छुट्टी लेने में कामयाब रहे। कठपुतली सेना की कई इकाइयों ने गुप्त रूप से राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को पत्र भेजे, जिसमें कहा गया कि वे पितृभूमि की ओर जाने के लिए एक शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और वे प्रतिरोध द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे, चाहे उन्हें कितना भी खतरा क्यों न हो। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों की पूर्ण विफलता 1951 के प्रारंभ में जैसे ही डे लात्रे डे तासिनी ने वियतनाम में कदम रखा, उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों की अंततः हुई जीत का बखान किया। 1952 के आरंभ में अपनी हार और मोहन के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि वे शीघ्र ही पुनर्तः असफल हो जाएंगे। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों की नीति के परिणाम से फ्रांस के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी हलकों में आशंकाएं उत्पन्न हो गईं। 22 अक्टूबर 1951 को जारी किए गए पेपर इन्फॉर्मेशन में म्यूनिक मामले के अपराधियों में से एक ग्लाडियर ने लिखा, हमारी निराशाजनक वित्तीय स्थिति के वास्तविक कारण की गहराई से जांच करने पर हम देखेंगे कि अंतर्निहित कारणों में से एक भारत चीन पर हमारी नीति के बारे में परिपक्व विचार की कमी थी। 1951 में भारत चीनी बजट के लिए आधिकारिक तौर पर 330,000 मिलियन फ्रैंक का व्यय आरक्षित किया गया था। 1884 में जन्मे डलाडियर फ्रांसीसी रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। 1933 और 1934 में और 1938 से 1940 तक फ्रांसीसी सरकार के प्रधानमंत्री थे। सितंबर 1938 में उन्होंने म्यूनिक सम्मेलन में भाग लिया और हिटलर के सामने उनके आत्मसमर्पण ने जर्मन फांसीवादियों द्वारा फ्रांस पर हमले और कब्जे का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि और फ्रांसीसी अभियान दल के प्रतिष्ठानों में वृद्धि के कारण, जिनकी संख्या वर्तमान में 180,000 है, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि 1952 में यह व्यय 100,000 मिलियन फ्रैंक बढ़ जाएगा। हमारा यह मानना है कि हिंद चीन युद्ध ने हमारी वित्तीय और सैन्य स्थिति के लिए बहुत गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
ऐसे युद्ध में तीव्र विजय की कल्पना करना असंभव है जो 5 वर्षों तक चला है और जो कई महीनों में नेपोलियन द्वारा स्पेन के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध और द्वितीय साम्राज्य के दौरान मैक्सिको के विरुद्ध अभियान की याद दिलाता है। 1808 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के खिलाफ एक अभियान भेजा और उसे स्पेन के लोगों ने परास्त कर दिया। यह अभियान 1812 में स्पेनियों के पक्ष में जीत के साथ समाप्त हुआ। 1861 में फ्रांस, नेपोलियन तृतीय के अधीन ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन ने मैक्सिको के खिलाफ गठबंधन युद्ध छेड़ दिया। इस अभियान में फ्रांस को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। 13 दिसंबर 1951 के अपने अंक में अखबार इंट्रांसिजेंट ने लिखा, भारत चीन में युद्ध के कारण फ्रांस पनडुब्बी हो गया है। हमने धीरे धीरे ऑपरेशन की पहल खो दी है क्योंकि हमारी मुख्य सेनाएं अब उत्तरी वियतनाम के मैदानों में फंस गई हैं। 1951 में भारत चीन के सैन्य बजट के लिए 330,000 मिलियन फ्रैंक निर्धारित किए गए थे, जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमारा व्यय 350,000 मिलियन से अधिक था। 1952 के बजट में 380,000 मिलियन फ्रैंक का क्रेडिट आवंटित किया जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि 500,000 मिलियन के निशान तक पहुंच जाएगा। ये सच है। जब भी फ्रांस ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह भारत चीन में युद्ध के कारण पनडुब्बी हो गया है। 16 दिसंबर 1951 के अंक में फ्रैंक टायरूर ने लिखा, जनरल वो बुएन गियाब की बटालियनें, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नष्ट हो गई हैं और उनका मनोबल टूट चुका है, अब हनोई क्षेत्र में जवाबी हमले कर रही हैं। ये बात और भी स्पष्ट होती जा रही है कि हमने अब तक जो नीति अपनाई है वह विफल हो गई है। आज ये स्पष्ट है कि यह पूरी तरह विफल हो गई है। नीचे फ्रांसीसी अभियान दल के कैप्टन गाजिनोफ द्वारा अपने सहकर्मियों को भेजे गए पत्र का एक अंश दिया गया है, जिसे हमने 7 जनवरी 1952 को होआ बिन्ह युद्ध में पकड़ा था। कुछ दिन पहले बंदी बनाए जाने के बाद मैं वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जवानों के मेरे प्रति दयालु और सही रवैये से बहुत हैरान हूँ। वियतनामी सैनिक निश्चित रूप से अंतिम जीत हासिल करेंगे क्योंकि वे एक महान आदर्श, एक सामान्य उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं और एक आत्मा लगाए गए अनुशासन से प्रभावित होते हैं। ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि वियतनाम पीपुल्स आर्मी फ्रांसीसी अभियान दल को कुचल देगी, लेकिन ये हम में से किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है जो इसके पक्ष में जाएगा। फ्रांसीसी अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक जो वियतनाम पीपुल्स आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें मित्र माना जाएगा और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वियतनामी लोग जीतेंगे। 1952 में वियतनाम एक कार्यक्रम शुरू करेगा जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे: उत्पादन कार्य में जुट जाना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, शत्रु की सेना से संघर्ष करना और उसका सफाया करना, गुरिल्ला युद्ध को तीव्र करना, दुश्मन की वियतनामी लोगों से लड़ने के लिए वियतनामी लोगों का उपयोग करना तथा युद्ध के माध्यम से युद्ध को पोषित करना की नीति को हर तरह से उजागर करना, देशभक्ति को अंतर्राष्ट्रीयता से निकटता से जोड़ना, नौकरशाही, भ्रष्टाचार और बर्बादी से लड़ने के लिए ऊर्जावान होना। वियतनामी लोगों की देशभक्ति और वीरता हमें अंतिम विजय में दृढ़ विश्वास देती है। वियतनामी लोगों का भविष्य वसंत के सूरज की तरह उज्जवल है। वसंत में सूरज की चमक से अभिभूत होकर हम वियतनाम के शानदार भविष्य, लोकतंत्र, विश्व शांति और समाजवाद के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। हम वर्तमान समय में विजयी हैं, हम भविष्य में भी विजयी होंगे क्योंकि हमारा मार्ग महान मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत से प्रकाशित है।